हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। आज हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा बनना। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, यानी किसी एक इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, बनना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। पैरामीशियम जो होता है कई प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, एंडोमिक्सिस और ऑटोगैमी की प्रोसेस होती है, और कुछ फूड और टेम्परेचर के स्पेशल कंडीशंस में ये इंसिस्टमेंट की प्रोसेस भी करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तब करता है जब इसको फूड वाटर इसकी कंडीशन जो होती है जैसी तो इसके फेवर में नहीं होती हैं, तब ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जब ये लगातार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहता है तब इसकी कैपेसिटी थोड़ी लो हो जाती है, जिससे कि ये इसमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस और ऑटोगेमी की प्रोसेस होती हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब इसको फूड और टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता है तब ये इंसिसमेंट की प्रोसेस द्वारा भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के बारे में जानेंगे हम। तो जब ड्यूरिंग फेवरल कंडीशन यानी जब फेवरल कंडीशन होती हैं यार, मतलब जब इसको फूड, वाटर और टेम्परेचर इसके फेवर में होता है तब इसमें हॉरिजेंटल बाइनरी फिशन होता है। हॉरिजेंटल बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन द्वारा एक फरो बन जाती है, जिससे कि ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। और ये जो फरो बनती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के राइट एंगल्स में बनती है। राइट एंगल्स का मतलब होता है कि जैसे कि ये इसकी पूरी बॉडी है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इसमें एक ट्रांसवर्स फरो बन जाती है, जिससे कि 90 डिग्री का एक एंगल निकल के आता है। इसे ही इसका राइट एंगल कहते हैं। इस बाइनरी फिशन, हॉरिजेंटल बाइनरी फिशन के द्वारा दो डॉटर पैरामीशियम बन जाती हैं। जैसे कि ये एक पैरामीशियम है, इससे हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, राइट एंगल्स पर डिवीज़न होगा इसका, इससे कि दो पैरामीशिया बन जाती हैं, दो डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। जो इसके ऊपर वाले पार्ट से पैरामीशियम बनती है उसको पोर्टर कहते हैं, और जो इसके नीचे वाले पार्ट से पैरामीशियम बनती है उसको ओपिस्ट कहते हैं। और ये दोनों डॉटर पैरामीशिया जल्दी साइज में ग्रो करती हैं, न्यू इंडिविजुअल बना लेती हैं और फिर ये दोबारा से फिशन शुरू कर देती हैं। पैरामीशियम की जो कॉर्डेटम स्पीशीज़ होती है, पैरामीशियम कॉर्डेटम की स्पीशीज़ जो है वो एक दिन में 2 से 3 बार फिशन करती है और यह प्रोसेस 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। और एक पेरेंट पैरामीशियम है, उससे ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले जो सभी इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे के क्लोन होते हैं, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल भी होता है एकदम सेम होता है, पेरेंट इंडिविजुअल के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। बाइनरी फिशन में पैरामीशियम की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वो फीडिंग करना बंद कर देता है। सबसे पहले ये खाना बंद कर देता है, जिससे कि इसकी ओरल ग्रूव, बक्कल स्ट्रक्चर जो होते हैं डिसअपेयर शुरू हो जाते हैं। जब यह प्रोसेस हो रही होती है तब इसका माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। माइटोटिकली इसका माइक्रोन्यूक्लियस भी माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा डिवाइड होना शुरू कर देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे ही रहती है। तो जब तक माइक्रोन्यूक्लियस, सबसे पहले क्या होगा, इसका साइज़ में इंक्रीज़ होगा और इसके क्रोमोसोम भी इंक्रीज़ होंगे। इसके जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 36 से लेकर 150 तक हो जाएगा, जो कि इसकी रेसेस पर डिपेंड होता है। प्रोफेज स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड बनाने के लिए लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होने लगता है। पेयर्ड क्रोमेटिड जो होती हैं वो न्यूक्लियर स्पिंडल बना लेती हैं और इक्वेटर प्लेन पर अरेंज होती हैं मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, स्टेज में इनमें प्रत्येक क्रोमेटिड का सेपरेशन शुरू होने लगता है, जिससे कि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है इलोंगेटेड हो जाता है। लास्ट टीलोफेज स्टेज में माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, वेरी इलोंगेटेड हो जाता है, और इसके जो माइक्रोन्यूक्लियर बनाने के लिए इसके एंड्स जो होते हैं बन जाते हैं जब तक, और इसके बाद ये एंड बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्रोमेटोसोम है, इनके नंबर इंक्रीज रहते हैं, 2 क्रोमेटिड बना लेती हैं, डॉटर क्रोमेटिड बना लेती हैं। डॉटर क्रोमेटिड फिर ये अलग होना शुरू हो जाती हैं, जिससे 2 पोल बन जाते हैं यहाँ पे, 2 पोल बन जाते हैं यहाँ पे।
दो पोल बन जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि इनके दो पोल में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है दो पोल्स बनने के बाद, और लास्ट में ये दो माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। जब ये माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहे होते हैं तब इनका मैक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होने लगता है। इनके बीच ये सिंपली एमाइटोटिकली डिवाइड होते हैं, जिसमें इनकी बॉडी जो होती है इलोंगेटेड हो जाती है। फिर बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शंस होने लगता है और धीरे धीरे ये दो माइक्रोन्यूक्लियस बना लेते हैं, दो माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेते हैं। इसके साथ ही इनमें न्यू ओरल ग्रुप बन जाती है, दो न्यू ओरल ग्रुप, एक ये और एक ये न्यू। इसके बाद दो इसमें न्यू ओरल ग्रुप बन जाती हैं, एक एंटीरियर न्यू ओरल ग्रुप और दूसरी पोस्टीरियर ओरल ग्रुप। इसमें न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बन जाती हैं और इसके लास्ट में इनके साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है और लास्ट में ये दो पैरामीशिया बन जाती हैं, डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। इस प्रकार से ये पैरामीशियम में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन द्वारा। धीरे धीरे माइक्रोन्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे माइक्रोन्यूक्लियस भी एमाइटोटिकली सिंपली डिवाइड होने लगता है। सबसे पहले उसमें इलॉन्गेशन होता है, फिर बाद में बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे कि ये दो माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं। दो ओरल ग्रुप न्यू ओरल ग्रुप्स बन जाती हैं, एक आधे एंटीरियर पार्ट पे और दूसरी आधे पोस्टीरियर पार्ट्स पे होती है। दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि डिवाइडिंग पेरेंटल इंडिविजुअल की ही होती हैं प्रत्येक पार्ट में, और दो नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बाद में बन जाती हैं। न्यू बक्कल स्ट्रक्चर्स भी अपेयर होने लगते हैं और एक बाद में लास्ट में एक कॉन्स्ट्रिक्शन फरो दिखाई देने लगती है बॉडी के बीच में, जो कि इसके साइटोप्लाज्म को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, जिससे कि दो डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। आज हमने पैरामीशियम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।